हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। और आज हम आप लोग के लिए क्लास 10वीं के भूगोल विषय का चैप्टर नंबर 6 मानचित्र अध्ययन, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। काफ़ी वैल्यूएबल क्वेश्चन है आप लोग के लिए। देखते हैं, पहला प्रश्न है, भू आकृतियाँ त्रिआयामी होती है क्योंकि इसमें होती है। देखिए, इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं, और कोई एक ऑप्शन चुन भी नहीं सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें कौन उच्चावच प्रदर्शन करने की विधि नहीं है। देखिए, ऑप्शन ए है अस्तरंजन विधि, ये है। हैस्यूर विधि है। पर्वतीय छायांकन विधि है। ऑप्शन नंबर बी जो है सारणीयकरण विधि, ये नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेहमान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं की ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन करने की विधि को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हैस्यूर विधि। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, हैस्यूर विधि। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम दिशा से। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा से। अगला सवाल है, पर्वतीय देशों में उच्चावच को प्रभावशाली ढंग से किस विधि द्वारा दर्शाना संभव है। पर्वतीय देशों में उच्चावच को प्रभावशाली ढंग से किस विधि द्वारा दर्शाना संभव है। इसका उत्तर हो जाएगा पर्वतीय छायाकरण विधि, यानी ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नक्शे पर जलीय भाग को किस रंग द्वारा दिखाया जाता है। देखिए, नक्शा पर कभी भी जलीय भाग को हम लोग नीले कलर से देखते हैं। ठीक है, नीले रंग से। 9 नंबर सवाल है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग किस भाग को दिखलाता है। आंसर है जलीय भाग को, यानी ऑप्शन डी है जल। 10 नंबर है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में मैदान को किस रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, मैदानी भाग को किस रंग से दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरा रंग से। अगला सवाल है 11 नंबर, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कत्थई रंग से किस स्थलाकृति को दिखलाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ को। 12 नंबर है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में सफेद रंग किस भाग को दिखलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्फीले क्षेत्र को। जो बर्फीले क्षेत्र को दिखलाने के लिए सफेद रंग का उपयोग किया जाता है मानचित्र में। समुद्र की सतह के समांतर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। देखिए, समुद्र की सतह के समांतर जो ऊंचाई वाले जो स्थान होते हैं उसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा समोच्च रेखा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, समोच्च रेखा। अगला सवाल है, ज्वालामुखी से यदि कोई पहाड़ी बना है तो किस प्रकार की दिखती है। देखिए, ज्वालामुखी से बना हुआ जो पहाड़ी होता है वो गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका शंकुआकार होता है। ऐसा होता है इसका आकार, जैसे इस तरह से, इस तरह का बना होता है। ठीक है, और इसके ऊपर भले ही गुंबदाकार आकृति बन जाए या कुछ भी बन जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये शंकुआकार ही तो है ना, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा शंकुआकार। ठीक है, शंकुआकार हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर है,
यदि समुच्च रेखाएं एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर खींची गई हो तो इससे इनसे किस प्रकार की आकृति प्रदर्शित होती है। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीढ़ी नुमा ढाल। एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि समुच्च रेखाएं एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर खींची गई हो तो इससे किस प्रकार की आकृति का प्रदर्शन होता है। ठीक है, देखिए, समुच्च रेखाएं अगर एक दूसरे से दूरी पर, बहुत दूरी पर खींची गई हो तो ये धीमी ढाल को दिखलाता है। ठीक है, ये धीमी ढाल कहलाता है। जैसे अगर कोई पर्वत है, इस तरह से है, इस तरह से, तो ये जो ढाल है काफ़ी धीमी है, ज़्यादा गड्ढा इसमें नहीं है, इस तरह से है। तो इस तरह के ढाल को हम लोग धीमी ढाल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वह कौन सी आकृति है जिसका आधार काफ़ी चौड़ा और शिखर काफ़ी पतला या नुकीला होता है। ठीक है, देखिए, इसका ऑप्शन है पठार पर्वत जलप्रपात। इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा पर्वत, क्योंकि इसका कारण आधार जो इस तरह से है वो चौड़ा हो और जो उसका ऊपरी भाग हो नुकीला हो, तो ये पर्वत ही न है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है। यदि समुच्च रेखाएं संकेंद्रीय वृत्ताकार हो जिसके बीच का वृत्त अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करता हो तो इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी समुच्च रेखाएं संकेंद्रीय वृत्ताकार हो, इसके बीच का वृत्त अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करता है तो इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका भी आंसर हो जाएगा पर्वत। ठीक है, इसका आंसर भी हो जाएगा पर्वत ही होगा। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर पर्वत होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भू आकृति का आधार एवं शिखर दोनों चौड़ा और विस्तृत होता है। देखिए, जिसका आधार और शिखर दोनों ही चौड़ाई लिए हुए रहे, इस तरह से, इस तरह से, यानी ऊंचा हो आधार भी और शिखर भी, तो ऊंचे, इस तरह के ऊंचे भूभाग को हम लोग पठार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि भू आकृति चपटा उठा हुआ भूभाग हो जिसका आधार एवं शिखर दोनों चौड़ा एवं विस्तृत हो और आसपास के मैदान से वह ऊंचा उठा हुआ हो तो क्या कहलाता है। वही बात है, इसका भी आंसर हो जाएगा पठार ही कहलाता है। अगला क्वेश्चन है। यदि समुच्च रेखाओं द्वारा किसी नदी को प्रदर्शित करने में दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हुई दिखाई दी गई है तो उस स्थान को किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा जलप्रपात। यदि भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया गया हो तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, अगर भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया गया हो तो इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, इसे प्रदर्शित किया गया हो तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है छायाकरण, दूसरा है हैस्यूर, तीसरा है समुच्च रेखाएं, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हैस्यूर। ठीक है, हैस्यूर कहलाता है। अगला सवाल है। हैस्यूर विधि से अधिक ढालुओं वाला भाग कैसा दिखता है। इसका आंसर हो जाएगा काला। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा और ये आपके एग्जाम में हेल्प भी करेगा। यहाँ से लगभग 2 ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।